हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं, फिट हैं, फाइन हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे 12th CBSE कॉमर्स क्वेस्ट। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस 12th CBSE कॉमर्स क्वेस्ट। यहाँ पर हम आपके लिए डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस लेकर आते हैं ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें और हाईएस्ट मार्क्स अचीव कर सकें। So here I am Ruchi Hardenia and I'll be taking your subject business studies on Unacademy. ओके, नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट कि अनअकैडमी ने आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनको देखते हुए जो अपने बैचेस हैं उनकी डेट्स जो है वो अनाउंस कर दी है। 9, 10, 11, 12 एंड विद ऑल स्ट्रीम्स सभी बैचेस जो हैं अनअकैडमी के वो स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी एज सून एज यू कैन। और जैसा कि अभी मैंने बोला 12th CBSE कॉमर्स क्वेस्ट सेम एज अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है 11th CBSE आर्ट्स क्वेस्ट, 11th CBSE कॉमर्स क्वेस्ट एंड 11th CBSE साइंस क्वेस्ट। क्वेस्ट इज नाउ विद ऑल 3 स्ट्रीम्स। यहाँ पर हम सेम प्रीवियस ईयर पेपर्स का डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट सिलेबस जो है हम आपके क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में कवर अप करेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट एग्जाम स्ट्रैटेजीज। हम एग्जाम की स्ट्रैटेजीज के बारे में भी यहाँ बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर ऑल दिस क्वेस्ट रिगार्डिंग ऑल द सब्जेक्ट्स। Okay, so Unacademy is India's largest learning platform and here we are with class 12th CBSE class 12 channel. Okay, अब आपको Unacademy पर क्या मिलता है? Unacademy पर आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस। यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं जिसके थ्रू आप अपने ट्यूटर, अपने एडुकेटर के साथ कनेक्ट हो करके रियल टाइम में आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस जिसको परफॉर्म करके, जिसको अटेम्प्ट करके आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितना अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। देन स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ आपको मिलते हैं। हमने आपका सारा सिलेबस आपके एग्जाम के साथ कोऑर्डिनेट करके प्लान किया है ताकि आप अपने एग्जाम्स के पहले अपना सारा सिलेबस जो है वो कवर कर पाएँ और वो भी सूटेबल टाइमिंग के साथ विद अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ आपको हमारे सारे वीडियोस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है अगर आप CBSE सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। अगर आपकी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है बाय चांस तो वो आप रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं। देन आपको यहाँ मिलती है लाइव क्लासेस। यहाँ लाइव क्लासेस आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए और वो भी फ्री। आपको सिर्फ एक बार क्लास 12th का सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, और उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस फ्री हो जाती हैं। उसके साथ आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का। यहाँ हर स्ट्रीम, हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट एडुकेटर्स अवेलेबल है जो आपको गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे और आपको प्रिपेयर करेंगे आपके गोल्स के लिए जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। सो यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मीन्स हम यहाँ आपके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर करते हैं। हम आपका यहाँ सिंगल सब्जेक्ट नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स के साथ हम फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट कवर करेंगे हम। तो यहाँ आपको एक पूरा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस जो है वो मिलता है। अब आपको करना क्या है? जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन पर जाकर क्लास 12 CBSE अपना गोल चूज कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको URL दिख रहा है, आपको ये अपने टेलीग्राम URL में पेस्ट करना है एंड देन यू हैव टू क्लिक ज्वाइन। ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट CBSE क्लास 12 सब्सक्रिप्शन। अब मैं आपको क्लास 12 सब्सक्रिप्शन के बारे में बताती हूँ। अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि 10,000 रुपीज़ होता है और हमारा 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होता है 12,500 रुपीज़। अगर अब आप देखें तो 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में अगर मैं 1 मंथ की फ़ी और ऐड करती हूँ
तो मेरा 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन बन जाता है। मीन्स 6 मंथ्स के साथ अगर मैं 1 मंथ की फ़ी ऐड करूँगी तो बेनिफिट्स मुझे 7 मंथ्स के नहीं मिलेंगे, बेनिफिट्स मुझे पूरे 12 मंथ्स के मिलते हैं। इज़न्ट इट ग्रेट? एंड देन अगर मैं अपना नीचे दिया हुआ कोड RUCHI यूज़ करूँगी तो यहाँ आपका 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आपका 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हो जाता है 9,000 रुपीज़ और आपका 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन हो जाता है 11,250 रुपीज़ ओनली। इज़न्ट इट गुड कि आपको 11,250 रुपीज़ में थ्रू आउट ईयर अनअकैडमी के साथ लाइव क्लासेस अटेंड करने का मौका मिल रहा है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। सो व्हाई वेट, किस लिए इंतज़ार करना है? प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी फॉर 1 ईयर और फॉर 24 मंथ्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज फाइनेंशियल मार्केट। आज हम फाइनेंशियल मार्केट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो हियर विद फर्स्ट क्वेश्चन, मनी मार्केट। ओके, मनी मार्केट इज एसेंशियल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। डिस्कस। मनी मार्केट जो है वो एसेंशियल है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, कैसे? मनी मार्केट रेफर्स टू मार्केट फॉर ट्रेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एंड फंड्स। मनी मार्केट होता ही किस लिए है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज और फंड्स के लिए है, ठीक है। सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन मनी मार्केट हैव वेरी शॉर्ट मैच्योरिटी। जो सिक्योरिटीज मनी मार्केट में ट्रेड की जाती है उनकी मैच्योरिटी बहुत कम पीरियड की होती है। कितना कम होता है वो? 1 डे और 1 ईयर, 1 साल या 1 दिन वाले जो फंड्स हैं वो मनी मार्केट में डील होते हैं। Such assets act as a close substitute for cash or money, ठीक है। Due to their short money period, they are also known as near money instruments. उन्हें near money instruments भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। Money market instruments act as important source of finance for working capital requirement. Working capital की requirement हमारी इसी से पूरी होगी क्योंकि हम जितना जल्दी इन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उतना बेनिफिशियल होता है। They enjoy a high degree of liquidity. DFHI discounts money market securities, offers a ready market for them. In addition, securities traded in money market are safe. जो मनी मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं वो सेफ होती हैं। ट्रांजेक्शन्स आर मेड इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मनी मार्केट में हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने या स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो हैं इशू करती हैं, ठीक है। कंपनीज दैट आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड इन मनी मार्केट आर ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं मनी मार्केट में सेल की जाती हैं। तो इससे आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं जिनके थ्रू आप इस टॉपिक को ईजिली लर्न कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अब आपको कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में बताना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिफरेंस वाले या कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज बेस। ये बेस आप यूज़ करना ना भूलें। अगर आप ये बेस यूज़ करना भूलते हैं तो आपका जो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है उसके आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। सेकेंड थिंग, हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही जो है आप कंपैरिजन करें क्योंकि ये अच्छा होता है, इससे आपका जो डिफ्रेंसिएशन आसान हो जाता है, आपको ज़्यादा भी नहीं लिखना। सो लाइक मीनिंग, मनी मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग शॉर्ट पीरियड फंड्स, ठीक है। कैपिटल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर इश्यूड। नाउ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पर जो है ट्रेड बिल्स, कमर्शियल बिल्स, ट्रेड क्रेडिट वगैरह मिलता है। कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा मिलते हैं। रिस्क फैक्टर मनी मार्केट में लो होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं। कैपिटल मार्केट में बहुत हाई होता है, सबको पता है। शेयर्स में इन्वेस्ट करना सबने ही सुना है क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। टाइम यहाँ का विद इन अ ईयर होता है, हम 1 साल की ही बात करते हैं मनी मार्केट में, और मोर देन अ ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 20 ईयर्स यहाँ पर हम बात करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट में लेस होती है ऑफकोर्स क्योंकि पीरियड शॉर्ट होता है, और यहाँ कंपैरेटिवली हाई होगी क्योंकि लॉन्ग टर्म है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेजरी बिल। अब ट्रेजरी बिल क्या होता है? सो ट्रेजरी बिल्स आर इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग एज दिस। अब ये किसके बिहाफ पर होती है? गवर्नमेंट के बिहाफ पर।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग एज दिस बिल्स आर सोल्ड टू बैंक्स एंड जनरल पब्लिक। अभी किसको दिए जाते हैं? जनरल पब्लिक को और बैंक को। तो बैंक इन्हें खरीदती है और जनरल पब्लिक इन्हें खरीद सकती है, ठीक है। दिस बिल्स आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब देखो इनके फीचर्स बता रहे हैं आपको, इससे आपको ट्रेजरी बिल याद करने में आसानी हो जाएगी जो मैं पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ। ये नेगोशिएबल होते हैं, आप इन्हें फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन्स आपने इन्हें खरीदा है तो आप इन्हें किसी और को भी दे सकते हैं। दीज आर इशूड एट डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे मिलते हैं आपको। These are considered the safest investment as these are issued by RBI। RBI इनको इशू करती है, इसलिए क्या होते हैं? सेफेस्ट होते हैं। The maturity period of treasury bill varies from 14 to 364 days। इतना पीरियड होता है इनका 14 to 364 days, और इसीलिए इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। These are issued at price lower than their face value and repaid at par। इनको इनका जो फेस वैल्यू होता है उससे कम में ये इशू किए जाते हैं और इनका रिपेमेंट एट पार पर होता है, ठीक है। These are available for minimum amount of 25,000 and multiples। ये 25,000 का जो कम से कम अमाउंट है उसके अवेलेबल होते हैं और उसके मल्टीपल्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी? सेबी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट को प्रमोट करना और स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना और डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सेबी के? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। देन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरिंग सेफ्टी टू देयर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी सेफ्टी को बनाए रखना। देन टू प्रिवेंट फ्रॉडुलेंट एंड मेल प्रैक्टिसेस बाय हैविंग बैलेंस बिटवीन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिजनेस एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। यहाँ बिजनेस में जो मेल प्रैक्टिसेस होती हैं उनको रोकना। टू रेगुलेट एंड डेवलप अ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट को डेवलप करना इंटरमीडिएटरीज के लिए, जैसे ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स हैं वो किस तरह काम करेंगे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1992। इनकॉर्पोरेशन इसका कब हुआ था? 1992 में। It was recognized as stock exchange in 1993। 1993 में इसको recognition मिला था and started operations in 1994। 1994 में इसने operations start किए थे। तो incorporation 92 में हुआ, stock exchange 93 में बना और operations 94 में start किए थे। तो तीनों जो हैं वो आपको continuous process में मिलेंगे years। It was established by leading banks, financial institutions, insurance companies and financial intermediaries। ठीक है, लीडिंग बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी और फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज जो हैं वो इनको लीड करता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स, NSE aimed at setting up single nationwide trading system for providing the trading facilities in all type of securities। सिंगल नेशन वाइड ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहता था NSE। Such a system increases the confidence of the investor। इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर का वो बढ़ जाता है। Then second, it ensured that all the investor over the country get an easy and equal access through an appropriate communication network। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको क्या मिलना चाहिए? ईजी और इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। It increases the liquidity of the securities। सिक्योरिटीज की लिक्विडिटी को बढ़ा देता है, आप चाहे तो इजीली इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। Then NSE incorporates transaction from investors from entire country and thereby increases the liquidities of security। यहाँ पूरी कंट्री से जो इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग, इससे क्या होता है? लिक्विडिटी जो है बढ़ जाती है। Then by using an electronic trading system, NSE aims at providing a fair, efficient and transparent securities market। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है तो यहाँ की जो एक्टिविटीज होती है वो फेयर होती है, एफिशिएंट होती हैं और ट्रांसपेरेंट होती हैं। Any person can get information regarding the trading of various security from local terminals of NSE। NSE के local terminal से कोई भी information जो है वो find out की जा सकती है। Then one of the objective of NSE includes enabling short settlement cycles। shorter settlement cycles भी यहाँ पर होती है, आप चाहें तो जल्दी से बुक कर सकते हैं settlements को। Then NSE aimed at meeting the international standard and benchmark of stock exchange। NSE जो है फोकस कर रहा है कि कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके साथ
कंपेयर कर पाए, उनके साथ बेंचमार्क जो है वो सेट कर पाए। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो थे एनएससी के थे, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं या हाईलाइट किए हैं, इनके थ्रू भी आप इनको लिख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द OTCEI? OTCEI क्या है? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1990 में शुरू हुआ था अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर बना था एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टॉक एक्सचेंज। इसको भी स्टॉक एक्सचेंज की तरह जाना गया था अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। ठीक है, ये जो एक्ट्स हैं ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना इन टॉपिक्स में, क्योंकि इन टॉपिक्स में इनका इनकॉर्पोरेशन डेट और स्टार्टिंग डेट ये और रेगुलेशन एक्ट जो है वो बहुत मैटर करते हैं। इट कमेंस्ड ऑपरेशंस इन ईयर 1992। उसने भी अपने ऑपरेशंस 1992 में शुरू किए थे। अब एम क्या था? इट एम्स एट प्रोवाइडिंग द स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज एन ईजी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब ये यहाँ पर कौन सी कंपनीज की बात करें? सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज की। ठीक है, OTCEI is fully computerized and single window exchange system। ये fully computerized है और single window है। OTCEI is modeled along the lines of NASDAQ, the OTC exchange in USA। इन दोनों के बेसिस पर बना है। OTC was promoted by UTI, ICI, IDBI, LIC, FCI, GIC and SBI Financial Services। इनके थ्रू उसको प्रमोट किया जाता है। It does not involve a geographical area, rather trading takes place through its counters or offices through telephones and other modes of communication। It acts as a place where buyers meet the sellers and negotiate for acceptable terms of trade। यहाँ पर क्या होता है? buyers जो है वो seller से मिलते हैं और negotiate करते हैं trade के ऊपर क्या क्या terms होनी चाहिए। It provides a convenient, transparent, effective avenue for capital market investment। Capital market investment के लिए बहुत अच्छा platform है। It incorporates an exclusive list of companies as only those companies which have issued capital of 30 lakh or more can be listed on OTCEI। अब देखो, कंपनीज जिनकी कैपिटल जो 30 लाख है वो या उससे ज़्यादा जो है OTCEI में लिस्ट हो सकती हैं। It provides liquidity to the securities along with practicing a fair trade system। ठीक है, लिक्विडिटी के साथ साथ यहाँ पर फेयर ट्रेड सिस्टम भी होता है। It also aims at providing cheaper and easy means of trade to public as well as companies। हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि easy and equal जो है एक्सेस देता है कैपिटल मार्केट का। यहाँ पर cheaper और easy जो है वो ट्रेड कर सकती है पब्लिक, उसके लिए है OTCEI। ओके, so now our next question number 7, what are the methods of flotation in primary market? प्राइमरी मार्केट में फ्लोटेशन का मेथड क्या है? कैसे आप जो है नए इश्यूज को फ्लोट करेंगे, मार्केट में लेकर आएंगे? सो सबसे पहले हम जो करते हैं उसको बोलते हैं ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस के थ्रू हम ऑफर करेंगे। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इनवाइटिंग द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम पब्लिक बाय इशू अ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। A prospectus is published as advertisement in newspaper। क्या होता है prospectus? एडवर्टाइजमेंट की तरह होता है जो हम न्यूज़पेपर मैगजीन्स में देते हैं। It provides such information as the purpose for which the fund is being raised। हमें इसमें क्या बताना होता है? पर्पस बताना होता है कि हम फंड्स क्यों रेज करना चाहते हैं। कंपनी का बैकग्राउंड बताना होगा। फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस की कंपनी फ्यूचर में किन किन चीज़ों पर काम करने वाली है। कंपनी के पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताने हैं, क्योंकि लोग उसी को देखकर तो इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा कंपनी में कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती है। सच इंफॉर्मेशन हेल्प्स द पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स टू नो अबाउट द कंपनी एज वेल एज द पोटेंशियल रिस्क। इनसे क्या पता चलेगा? पोटेंशियल रिस्क पता चलेगा और अर्निंग्स इन्वॉल्व, कितनी अर्निंग्स हो सकती हैं वो पता चलती हैं। Then such issues need to be listed on one of the stock exchange and should be in accordance with the guidelines। ऐसे इश्यूज को हमें किस में रजिस्टर कराना पड़ता है? किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, जो कि कंपनीज एक्ट और सेबी के डिस्क्लोजर से बना हो। स्टॉक एक्सचेंज भी किसके थ्रू बनना चाहिए? कंपनीज एक्ट या सेबी डिस्क्लोजर। देन सेकेंड जो स्टेप होता है वो ऑफर थ्रू सेल होता है। As against offer through prospectus, under the offer through sale method, the company does not issue security directly to public, rather they are issued through intermediaries such as brokers, issuing houses, etc।
अब यहाँ पर कंपनी जो है सीधे पब्लिक को इशू नहीं करती है शेयर्स अपने, कंपनी क्या करती है, इंटरमीडिएटरीज को बुक करती है और उनको शेयर्स इशू करती है। दैट इज अंडर ऑफर थ्रू सेल। सिक्योरिटीज आर इशूड इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप में सिक्योरिटी ऑफर की जाती है। फर्स्ट, द कंपनी सेल इट्स सिक्योरिटीज टू इंटरमीडिएटरीज एज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पर किसको दी जाती है, इंटरमीडिएटरीज को दी जाती है। लेटर द इंटरमीडिएटरीज रीसेल द सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक एट हायर प्राइसेस देन फेस वैल्यू टू अर्न प्रॉफिट। और इंटरमीडिएटरीज क्या करते हैं, पब्लिक को उसको प्राइस बढ़ाकर जो है वो सेल करते हैं। तो ऑफर में 2 स्टेप्स होते हैं ऑफर थ्रू सेल में, कि कंपनी किसको देगी, इंटरमीडिएटरीज को देगी, और इंटरमीडिएटरीज क्या करेंगी, फेस वैल्यू से प्राइस बढ़ाकर पब्लिक को सेल करती हैं। Then third, private placement. अब private placement क्या है? Under this method, the securities are sold only to some selected individuals and big institutional investors rather than to public. अब यहाँ क्या होता है, सिक्योरिटीज जो है कुछ ही कंपनीज को या कुछ ही इंडिविजुअल्स को दी जाती हैं, ठीक है। The companies either allot the securities themselves or they sell the securities to intermediaries who in turn sell them to selected clients. कंपनी या तो खुद क्या करती है, सिक्योरिटीज है जो कंपनीज को सेल कर देती है डायरेक्टली, या इंटरमीडिएटरीज को देती है जो अपने सिलेक्टेड क्लाइंट्स को वो सिक्योरिटीज देते हैं। दिस मेथड सेव द कंपनी फ्रॉम वेरियस मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी एक्सपेंसेस। इसी कंपनी के एक्सपेंसेस जो है वो बच जाते हैं, ठीक है, लाइक कमीशन, अंडरराइटर फीस एटसेट्रा। Then rights issues. Under the Companies Act 1956, it is the right of the existing shareholders of a company to subscribe to new shares issued by it. अब देखो यहाँ पर क्या है, एक और चीज है कि अगर आप कंपनी के पुराने शेयर होल्डर हैं तो कंपनी के नए शेयर्स जो लेने का सबसे पहला राइट भी आप ही का बनता है, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें क्या दिया जाता है, सब्सक्रिप्शन दिया जाता है नए शेयर्स के लिए, ठीक है, इन प्रपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स पसेस्ड बाय देम। और किस तरह से दिया जाता है, क्योंकि पास ऑलरेडी कितने शेयर्स हैं कंपनी के, उसके बेसिस पर उनको नए शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो नए शेयर्स इशू होते हैं तो पहला राइट किसका होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट होता है। Then EIPOS. Now what is this EIPOS? इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। It is a system of issuing securities through online system. ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हम इसमें सिक्योरिटीज जो है वो ऑफर करते हैं। If a company decides to offer its securities through an online system, it requires to get into agreement with stock exchange. This is called initial public offer. कंपनी अपॉइंट्स ब्रोकर फॉर एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन एंड प्लेसिंग ऑर्डर। कंपनी क्या करती है, ब्रोकर को रखती है एप्लीकेशन के लिए और ऑर्डर प्लेस करने के लिए। अ कंपनी कैन अप्लाई टू गेट लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट एक्सेप्ट फ्रॉम वन थ्रू विच इट हैज ऑलरेडी ऑफर्ड सिक्योरिटीज। कंपनी को दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरा क्यों, क्योंकि जिसमें ऑलरेडी वो सिक्योरिटीज इशू कर चुकी है उसमें वो रजिस्टर नहीं हो सकती। सो लीड मैनेजर लुक्स अपॉन द वेरियस एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेट्स देम। और यहाँ पर मैनेजर जो है सारी एक्टिविटीज को देख सकता है और उनको कंट्रोल कर सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। आपको ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस बताने हैं सेबी के। So, the Securities and Exchange Board of India was established in 1988. सेबी 1988 में बना था to encourage an orderly healthy growth of security market. सिक्योरिटी मार्केट को हेल्दी ग्रोथ देना, उसको कंट्रोल करना है सेबी का फंक्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, so प्लीज कीप दैट इन माइंड कि आप इसको अच्छे से याद करें। सेबी के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स रेगुलरली पूछे जाते हैं। सेबी वॉज सेट विद एन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना, डेवलप करना, रेगुलेशन फंक्शंस को मेंटेन करना। नाउ रेगुलेशन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी वॉज टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी मार्केट। रेगुलेट करना उसका जो मेन एम था। प्रोवाइडिंग प्लेस वेयर द इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी कैन रेज फंड्स इन ईजी एंड कॉन्फिडेंट मैनर। यहाँ पे ईजी और कॉन्फिडेंट मैनर में होना चाहिए और रेगुलेट करना चाहते थे सेबी की एक्टिविटीज को। Then protection. SEBI educates investor by providing them valuable information. Educates the investor by providing them valuable information. ठीक है, कंपनीज और सिक्योरिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। देन इट प्रोवाइड्स देम एडुकेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज, ताकि लोग जो है अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर वाइज डिसीजन कर सकें, सही डिसीजन ले सकें। देन प्रिवेंशन,
To combat the malpractice in trading of securities was a basic reason for establishment of SEBI. SEBI का मेन रीजन क्या था? malpractices को रोकना, गलत ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को रोकना, ठीक है. लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, कंपनी के अंदर ही कोई ट्रेड कर रहा है, देन वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई रूल्स रेगुलेशन तोड़ रहा है, कंपनीज एक्ट को फॉलो नहीं करना, ठीक है, कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर का उनको कम करना. तो सेबी इन सब प्रैक्टिसेस पर चेक रखता है, रेगुलेट करता है, ताकि ऐसी कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो पाए. देन कोड ऑफ कंडक्ट. Through efficient regulation, SEBI aims at developing a code of conduct. Code of conduct क्या होता है? एक basic ethics होते हैं जिनके थ्रू सबको काम करना होता है. So intermediaries such as broker, merchants, banker, underwriters, professionals, इन सब को code of conduct को follow करना पड़ता है. ये तो थे SEBI के objectives. Now functions of SEBI. SEBI जो है तीन तरह के functions जो है perform करता है. एक होता है regulatory function, ठीक है, एक होता है डेवलपमेंट फंक्शन और एक होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन सेबी का. ठीक. नाउ रेगुलेटरी फंक्शन में रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करना जो इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है. देन रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, ठीक है, सब ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन. देन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बनाना, म्यूचुअल फंड्स बनाना, ठीक है. रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो, एक्सचेंज, अंडरराइटर्स, इन सबको देखना, रेगुलेट करना. देन टास्क जो है कंपनीज के बिडिंग के, उनको रेगुलेट करना और उन पर फी और टैक्सेस जो है वो चार्ज करना. देन डेवलपमेंट फंक्शंस में इंटरमीडिएटरीज की ट्रेनिंग, रिसर्च कंडक्ट करना इंफॉर्मेशन के लिए, डेवलप कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए अप्रोच करना, फ्लेक्सिबिलिटी लाना, इन्वेस्टर्स को एडुकेट करना और इंटरनेट ट्रेडिंग के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक ब्रोकर्स को परमिट करना. देन प्रोटेक्टिव फंक्शन, सबसे पहले तो फ्रॉडलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, देन इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना, ठीक है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करवाना, प्राइस रिगिंग पर ध्यान रखना. प्राइस रिगिंग मतलब प्राइसेस में चेंज को ध्यान रखना और किसको अलॉटमेंट देना है उस पर फोकस करना. ऑलराइट. Then explain the various segments of the NSE. NSE के various segments जो हैं वो आपको बताने हैं. तो NSEI के जो segments हैं वो दो होते हैं. एक होता है wholesale debt market segment और एक होता है capital market segment. Now what is wholesale debt market segment? This segment refers to the trading platform for wide range of fixed income securities like central government securities, bonds issued by public sector undertaking, zero coupon bonds, treasury bills, commercial papers, certificate of deposit, mutual funds, cooperative debentures, etc. ये wholesale debt market होता है. Then capital market system क्या है? The segment of NSEI provides a platform for transparent, fair trading of equity, preference shares, debentures, government securities, etc. तो ये जो तो है दो पॉइंट्स थे किसके? NSEI के. तो होलसेल डेट मार्केट होता है और एक कैपिटल मार्केट सिस्टम होता है. देन क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. आपको यहाँ अलग अलग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बताने हैं. लाइक मैंने यहाँ पर एक जो है चार्ट भी दे दिया है सॉरी, like commercial paper, municipal notes, certificate of deposit, treasury bills, bankers acceptance, repurchase agreements, ये सब किस में आते हैं? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं. फर्स्ट द प्रॉमिसरी नोट. द प्रॉमिसरी नोट इज द अर्लीस्ट टाइप ऑफ बिल. प्रॉमिसरी नोट क्या है? सबसे पहला बिल है. इट इज रिटर्न ऑन अ प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेसमैन टुडे टू अनदर अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अग्रीड इन फ्यूचर डेट. ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर डेट के लिए एक हम जो है सम उस पर अग्री करते हैं, उसके लिए जो है प्रॉमिसरी नोट होता है. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इट्स अ प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिस पर दिया जाता है. ठीक है, सो फॉर यूजुअली अ प्रॉमिसरी नोट फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर 90 डेज विथ 3 डेज ऑफ ग्रेस. ठीक है, 90 डेज में आपको उस पर बात करनी होती है. इसके साथ आपको 3 वीक्स का 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है. यानी 90 डेज के बाद आप 3 डेज और जो है वो पेमेंट के लिए ले सकते हैं. ठीक है, ये आप ध्यान रखना इसमें. ओके, सो a promissory note is drawn by the debtor and has to be accepted by the bank in which the debtor has his account. promissory note किसके थ्रू होता है? डेटर के थ्रू होता है. और एक्सेप्ट किसको करना पड़ता है? बैंक को एक्सेप्ट करना होता है जिसमें डेटर का अकाउंट होता है, वैलिड अकाउंट.
द क्रेडिटर कैन गेट इट डिस्काउंटेड फ्रॉम हिज बैंक टिल द डेट ऑफ रिकवरी। अब जो क्रेडिटर है वो क्या कर सकता है, अपने बैंक के थ्रू उसकी रिकवरी जो है वो ले सकता है, डिस्काउंटेड रिकवरी। प्रॉमिसरी नोट्स आर रेयरली यूज्ड इन बिजनेस दीज डेज एक्सेप्ट इन यूएसए। अब प्रॉमिसरी नोट सिर्फ यूएसए में एक्सेप्ट किए जाते हैं, बाकी किसी भी जगह यूज नहीं किए जाते हैं। नाउ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम कमर्शियल बिल्स भी बोलते हैं। अनदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट इज द बिल एक्सचेंज which is similar to promissory note except it is that it drawn by creditor and accepted by the bank of the debtor। अब देखो, the creditor can discount the bill of exchange either with a broker or a bank। अब यहाँ क्रेडिटर क्या कर सकता है, बिल को डिस्काउंट करा सकता है ब्रोकर के थ्रू या बैंक के थ्रू। देयर इज ऑल्सो द फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है विच बिकम्स ड्यू फॉर पेमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और ये कब से शुरू हो जाता है, जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जिस डेट को आपने बिल एक्सेप्ट किया उसी डेट से इसके पेमेंट की शुरू हो जाती है। द रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर सेम फॉर द इंटरनल बिल ऑफ एक्सचेंज, बाकी प्रोसीजर इसका पूरा सेम होता है। प्रॉमिसरी नोट्स एंड बिल ऑफ एक्सचेंज आर नोन एज ट्रेड बिल्स। प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल्स भी बोल सकते हैं। Then treasury bills, the major instrument of money market is the treasury bill। सबसे important जो बिल होता है वो treasury bill होता है, which is issued for varying period for less than 1 year। एक साल से कम के पीरियड के लिए इशू किया जाता है। They are used by the secretary to the treasury in England and are payable at the Bank of England। ठीक है, ये किसके थ्रू इशू किया जाता है, ट्रेजरी इन इंग्लैंड अगर इसको इशू करेगा तो ये पेबल भी कहाँ होगा, बैंक ऑफ इंग्लैंड में पेबल होगा। ठीक है, there are also the short term government securities in USA which are traded by commercial banks and dealers in security। short term government securities होती हैं यूएसए में। ठीक है, इन इंडिया द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में ट्रेजरी बिल्स कौन इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एट अ डिस्काउंट जनरली बिटवीन 91 डेज एंड 364 डेज। 91 डेज से लेकर 364 डेज तक के लिए इशू किया जाता है। अब 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स होते हैं हमारे इंडिया में, एक 91 डेज का होता है, एक 182 डेज का होता है और एक 364 डेज का होता है। देन कॉल एंड नोटिस मनी। कॉल एंड नोटिस मनी क्या होता है, देयर इज द कॉल मनी मार्केट इन विच फंड्स आर बोरोड एंड लेंट फॉर 1 डे। यहाँ पर फंड्स क्या होते हैं, बोरो किए जाते हैं और एक दिन के लिए दिए जाते हैं। इन द नोटिस मार्केट दे आर बोरोड एंड लेंट अप टू द 14 डेज। और अगर प्रायर नोटिस दिया जाए तो 14 डेज के लिए भी दिए जा सकते हैं विदाउट एनी कोलैटरल। बट डिपॉजिट रिसीट इज इशू टू द लेंडर बाय द बोरोवर हु रीपेज द बोरोड अमाउंट विद द इंटरेस्ट ऑन कॉल। ठीक है, लेकिन डिपॉजिट रिसीट कब दी जाती है, लेंडर को, जो क्या करता है, इंटरेस्ट अमाउंट देता है। In India, commercial banks and cooperative banks borrow and lend in this market, but mutual funds and all Indian financial institutions participate only as lender of funds। इंडिया में कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक जो है वो इस तरह से कॉल मनी या नोटिस मनी पर पैसा लेती हैं, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स है और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिर्फ क्या हैं, इसके लेंडर्स हैं, वो लेते नहीं हैं कॉल मनी, वो कॉल मनी देते हैं। Now question number point 5, interbank term market। Interbank term market क्या है, this is exclusively for commercial and cooperative bank which borrow and lend money for a period over 14 days and up to 90 days। 14 days से लेकर 90 days के लिए किया जाता है बिना collateral के। Then certificate of deposits। Certificate of deposits are issued by commercial bank। commercial bank जो है वो इनको इशू करती हैं, फेस वैल्यू पर इशू करती हैं। डिस्काउंट जो है वो मार्केट रेट पर दिया जाता है। इंडिया में मिनिमम साइज जो है कमर्शियल बैंक का वो होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का 25 लाख होता है और मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसका कितने का है, 5 लाख का, और मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका 3 months to 12 months। देन कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर आर इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, कमर्शियल पेपर को इशू करती हैं। कमर्शियल पेपर इज अ प्रॉमिस बाय बोरोइंग कंपनी टू रीपे द लोड एट स्पेसिफाइड डेट। कंपनी क्या करती है यहाँ पे, जनरली वर्किंग कैपिटल जब कंपनी के पास कम हो जाती है तो कंपनी कमर्शियल पेपर के थ्रू जनरल पब्लिक से जो है ये इशू लेती है फंड्स का और प्रॉमिस करती है कि वो एक स्पेसिफाइड डेट को रीपे करेगी। नॉर्मली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months to 6 months। 3 months से 6 months होता है इसका पीरियड। ये बहुत पॉपुलर है यूएसए, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारी कंट्रीज में।
इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन जनवरी 1990। इंडिया में कब आया था? जनवरी 1990 में आया था। ओके, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में इनको स्टडी करना है देन प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी क्लास 12 CBSE। ठीक है, आप वहाँ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको वहाँ लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारे एडुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपका सारा चैप्टर, सारा कंप्लीट सिलेबस जो है वहाँ पर कवर किया जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, the director of a newly established company having paid up equity share capital of 25 crores desired to get its share traded at all India level of stock exchange. As finance manager of the company, suggest the name of stock exchange for the purpose. Give any 3 reasons support of your answer. अब अगर 25 crores का उसका शेयर है कैपिटल में, इक्विटी शेयर की तरफ इशू करना चाहता है तो क्या करेगा? The company should get its share listed at OTCEI. कंपनी को अपने शेयर्स कहाँ रजिस्टर कराने हैं? OTCEI में। अब उसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहले तो नेशन वाइड लिस्टिंग करती है ये कंपनी। ठीक है, यहाँ ट्रांजैक्शन जो है वो होल कंट्री में किया जा सकता है। सेकेंड, एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ कंपनी। OTCEI में वही कंपनीज होती है जिनकी इशूइंग कैपिटल जो है 30 लाख या 30 लाख से ज़्यादा है। देन इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं उनको रजिस्टर करना पड़ता है अपने आप को कंपल्सरीली, तो ये सेफ हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी होती है क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन जो हैं इन्वेस्टर की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग की रेट्स भी जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखी जा सकती है, इसलिए OTCEI जो है सबसे सेफेस्ट फॉर्म है। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 12, अ company uses financial instrument for bridge financing. The instrument here is short term, low risk, unsecured and highly liquid. If needed to buy machinery for its issued equity, मशीनरी खरीदने के लिए इन्होंने इक्विटीज जो है इशू की हैं। This turned out to be expensive as the issued involve flotation cost. लेकिन ये तो क्या हो गया, महंगा पड़ गया क्योंकि इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई। The company is a large and credit worthy and this method has come up as a great help to it. अब कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी की क्रेडिट वर्थ भी बहुत अच्छी है, तो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद रहा। Which financial instrument is indicated in the above case? Which type of instrument is this? Name the types of flotation costs which are generally involved. How has this method helped the company? Name 2 money market instruments which are issued at discount and redeemed at par. So first, the financial instrument indicated in the above case is commercial paper. Commercial paper की बात हो रही है, short term, low risk, unsecured और highly liquid है। Then which type of instrument is this? ये money market का instrument होता है, commercial paper। Then third, name the types of flotation cost. अब इसमें कौन कौन सी flotation cost आ रही है? एक तो brokerage की cost आ रही है, then publishing cost आएगी, then advertising cost आएगी और underwriters commission लिया जाएगा। Then question 4, how has this method helped the company? The method has helped the company by providing short-term funds for its seasonal and working capital needs. ठीक है? Then question number 5, name 2 money market instruments which are issued at discount and redeemed at par. तो 2 तरह के होते हैं, एक ट्रेजरी बिल होता है जो इशूड एट डिस्काउंट होता है और रिडीमेबल एट पार होता है, और एक होता है कमर्शियल पेपर। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। Now question number 13. Ganesh Steel Limited is a large and credit-worthy company manufacturing steel for the Indian market. Now, it wants to cater the Asian market and decides to invest in the new high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. It decides to raise funds by issuing equity shares. The issue of equity shares involve huge flotation cost. अब equity shares में क्या आती है? Again huge flotation cost आएगी। To meet the expenses of flotation cost, the company decides to tap money market. कंपनी ने flotation cost के लिए क्या किया? money market पर जाने का सोचा। So name and explain the money market instrument the company can use for the above purpose. Second, what is the duration for which the company can get funds through this instrument? And then third, state any the purpose for which the instrument can be used. So the company can use commercial paper. Again company यहाँ पर क्या use कर सकती है? commercial paper use कर सकती है क्योंकि short term और unsecured promissory note जो है वो negotiable है और transferable है। ठीक है, एक फिक्स पीरियड होता है इसका और ये क्रेडिट वर्थी कंपनी जो है वो इशू
कर सकती है लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर। देन मैच्योरिटी पीरियड जो होता है कमर्शियल पेपर का वो 15 डेज से 1 ईयर होता है। देन इट कैन बी यूज टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, इसका इस्तेमाल शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, सीजनल नीड्स के लिए किया जा सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, a developmental financial institutes issue a money market instrument. It issued by financial institute during the time of tight liquidity. जब कंपनी के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी तब कंपनी ने ये इंस्ट्रूमेंट इशू किया। This helps the firm to mobilize large amount of funds. अब इससे क्या हुआ, large amount of funds आए in short period of time. Which money market instrument is highlighted in the above case? What are the characteristics of that money market instrument? And which other type of body can issue this money market instrument? So first, the money market instrument which is highlighted in the above case is certificate of deposit. यहाँ जो लिया गया है वो है certificate of deposit. A money market instrument is short term होता है, highly liquid होता है, unsecured होता है, low risk होती है हमेशा money market में, ये चीज ध्यान रखिएगा. Then the other type of body which can issue certificate of deposit is commercial bank. और जो है वो इशू कर सकते हैं वो होते हैं कमर्शियल बैंक। इट इशूज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट व्हेन द डिपॉजिट ग्रोथ इज स्लो एंड द डिमांड फॉर क्रेडिट इज हाई। ये कभी इशू किया जाता है जब डिपॉजिट ग्रोथ क्या हो, स्लो हो, और क्रेडिट की डिमांड क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तब हम जो है कमर्शियल बैंक के थ्रू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो इशू करा सकते हैं। ऑलराइट, नाउ दिस इज द माइंड मैप ऑफ द होल चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं फाइनेंशियल मार्केट के वो डिस्कस किए हैं। अब अगर आप इन सारे चैप्टर्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप जो है सीबीएसई का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है अनअकैडमी पर क्लास 12 का वो लीजिए। वहाँ हम इस चैप्टर को कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप वहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर जो है मैंने आपको माइंड मैप दिया है जिसके थ्रू आप पूरे चैप्टर की समरी ले सकते हैं। लाइक फाइनेंशियल मार्केट के यहाँ फंक्शंस जो हैं वो बताए गए हैं। देन फाइनेंशियल मार्केट के 2 सेगमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के फीचर्स आपको यहाँ दिखेंगे, देन इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ बताए हैं। उसी तरह कैपिटल मार्केट के फीचर्स और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो यहाँ बताए गए हैं। देन फाइनेंशियल मार्केट जो है वो डिपॉजिटरी की तरह काम करता है, किसके लिए, एनएसडीएल के लिए और सीडीएसएल के लिए। देन फाइनेंशियल मार्केट के जो यहाँ पर जो सेगमेंट्स है, कैपिटल मार्केट में भी प्राइमरी मार्केट होता है एक तो, और एक सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज होता है। अब उनके भी यहाँ पे मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन और फंक्शंस जो हैं वो दिए हुए हैं। देन स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपना काम किस तरह करता है वो भी यहाँ पे बताया गया, लाइक स्टेप्स इन ट्रेडिंग, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एंड सेटलमेंट। सो दिस इज द कंप्लीट समरी ऑफ अ चैप्टर जो एक माइंड मैप के थ्रू आपको मिल सकती है। अगर आप इन सब की एक्सप्लेनेशन जो अच्छे से समझ लेंगे तो इस चैप्टर के माइंड मैप को, इस फ्लो चार्ट को बनाना आपको आ जाएगा और आप पूरे चैप्टर को समराइज कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट के अंदर। तो माइंड मैप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इसीलिए मैं आपको हर बार हर चैप्टर के एंड में माइंड मैप जो है प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप इस तरह से पूरे चैप्टर को समराइज करना सीख जाए। आई होप आपके लिए सारे क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट होंगे, आपके लिए जो मैंने माइंड मैप प्रोवाइड किया है वो हेल्पफुल होगा, आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। सो कंटिन्यू विद अनअकैडमी। Alright, thank you so much and don't forget to subscribe 12 CBSE Commerce Quest on YouTube. Hit the bell icon for notification, and when you subscribe on Unacademy app, please use code RUCHI. इस कोड को यूज करके आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए। तो थैंक यू सो मच।